Hello everybody, welcome to Total English. In this video, we are going to read a chapter from class 10 book, that is First Flight. The name of the chapter is Two Stories About Flying. Flying के ऊपर दो कहानियां हैं. मतलब जाहिर सी बात है, ये स्टोरी जो है, ये जो चैप्टर है वो दो पार्ट में बटा हुआ है. जो फर्स्ट है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, दैट इज रिटन बाय लायन ओ फ्लैटी, एंड द सेकंड स्टोरी इज नेम इज ब्लैक एरोप्लेन, रिटन बाय Frederick Forsyth. So we will see what these stories are when we will go through this chapter. Okay, so let's start this video. पहले मैं फर्स्ट फ्लाइट के बारे में कुछ बता दूं. फर्स्ट फ्लाइट जो है, जैसे कि आपने सुना ही है, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, उड़ने के ऊपर ही स्टोरी है. तो इसमें बेसिकली है क्या, एक बर्ड के ऊपर एक कहानी है. बर्ड का नाम है सीगल, SEAGULL. ये जो सीगल्स होते हैं बेसिकली ये आपको वाटर बॉडीज के आसपास मिल जाते हैं, समुद्र के आसपास आपको मिल जाएंगे. इनका काम होता है कि ये शिकार करते हैं. जो ऊपर से उड़ते हुए आते हैं और जो मछलियां होती हैं वो पानी के अंदर, उन्हें वो ऐसे पकड़ के डायरेक्ट लेकर उड़ जाते हैं. डिस्कवरी चैनल वगैरह में आपने देखा होगा सीगल किस प्रकार का होता है. ऐसे इस बुक में भी फोटोज दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस प्रकार के सीगल्स होते हैं. तो एक सीगल है जो कि यंग सीगल है, छोटा है, अपने फैमिली के बाकी मेंबर्स की तरह वो नहीं है. क्यों? क्योंकि वो उड़ने से डरता है. अब कोई बर्ड है वो उड़ना ही छोड़ दे तो वो कैसे जी पाएगा? दैट इज अ क्वेश्चन. नाउ देयर इज अनदर थिंग दैट हम कोई भी काम अगर अपनी जिंदगी में पहली बार करते हैं तो उसे करने के पहले हम एक बार हेजिटेट तो करते ही हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इमेजिन कीजिए कि पहली बार जब आपने साइकिल चलाना सीखा था तो उसके पहले भी कुछ तो मन में डर रहा होगा कि अगर मैं कहीं गिर ना जाऊं. कभी बाइक चलाना कोई सीखा हो, या फिर कोई भी कुकिंग किया हो, या फिर कभी टीच किया हो किसी को. ठीक है, तो कोई भी नया काम हम कुछ करते हैं तो हमारे मन में एक हेजिटेशन होता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है फर्स्ट टाइम में, जो कि पहली बार काम को करने के बाद ही आता है. तो ये जो सीगल है वो उड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसे अपने विंग्स पर भरोसा नहीं है कि अगर मैं कहीं उड़ूं तो कहीं वो बीच में मेरा साथ ना छोड़ दे. सो अब यहाँ पर मामला अटक जाता है. तो बेसिकली स्टोरी में यही है कि वो कैसे अपनी पहली उड़ान भरता है. हिज फर्स्ट फ्लाइट, किसकी फर्स्ट फ्लाइट है ये? तो सीगल की फर्स्ट फ्लाइट है. तो उसके फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं, जैसे कि उसका भाई है, एक बहन है, वन ब्रदर और सिस्टर, फादर एंड मदर, एंड दे लिव ऑन अ लेज. लेज क्या है? एक पहाड़ जैसे है, तो पहाड़ का किनारा है. ठीक है, सपोज ये किनारा है पहाड़ का इस प्रकार, और यहाँ पर ऐसे पानी है. ठीक है, तो यहाँ पर वे लोग रहते हैं. तो दैट इज अ लेज. तो बाकी के जो फैमिली के मेंबर है वे लोग उड़ते हैं, बहुत आसानी से उड़ जाते हैं, फ्लाई कर सकते हैं. यहाँ तक कि जो ये सीगल के जो भाई और बहन है, ब्रदर्स एंड सिस्टर, उनके विंग्स जो है, पंख है, इससे छोटे हैं, फिर भी वो उड़ जाते हैं. और इसके बड़े विंग होने के बाद भी इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, करेज वो जुटा नहीं पाता है. यही प्रॉब्लम है उसका. तो इसलिए वो नहीं उड़ पाता है. तो नहीं उड़ पाता है तो इससे क्या होता है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो आते हैं और उसे बहुत फटकार लगाते, डांटते हैं. ऐसा मत सोचना कि तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें बैठे बैठे हम वहाँ पे शिकार करके लाके तुम्हें फूड दे देंगे, खाना दे देंगे. तो बेसिकली तुम एक बर्ड हो, तुम शिकार नहीं करोगे, उड़ोगे नहीं तो कैसे जी पाओगे. तो बहुत तरह की उसे डांट पड़ती है. तो फाइनली क्या होता है, वो ट्राई करता है, पर वो एज पर आके, एक वर्ड यूज किया है, ब्रिंक. ब्रिंक का मतलब होता है एज, किनारा. तो वो दौड़ता हुआ आता है, एज पे आके यहाँ पे रुक जाता है. जब वो नीचे देखता है तो उसे डर लगता है, इसलिए यहीं पे आके वो स्टॉप हो जाता है. फिर वो वापस चला जाता है, पर उसका डर अभी तक खत्म नहीं हुआ. तो फाइनली उसकी माँ उसके लिए एक तरकीब निकालती है, क्योंकि वो पिछले 1-2 दिन से भूखा है, उसे कुछ खाना नहीं मिला है, डांट पड़ी है कि तुम उड़ोगे नहीं तो खाना भी नहीं मिलेगा. तो उसकी माँ एक फिश का टुकड़ा अपने बीक पे, BEAK, बीक जो चोंच होता है उसे बीक कहते हैं चिड़िया का, उस पर दबा कर ले आती है, ताकि उसे ऐसा फील होता है कि उसके लिए वो खाने के लिए ला रही है. सपोज दिस इज द एज, ये किनारा, यहाँ पर वो सीगल खड़ा है और यहाँ तक उसकी माँ आती है अपने बीक में खाने का टुकड़ा लेकर, और यहाँ पर आके रुक जाती है. अब क्या होता है, ये तो भूख से पगला जाता है. एक लाइन है, जब वो खाना देखता है तो मैड हो जाता है, तो भूख से पगला जाता है, उसे तो खाना चाहिए. तो वो क्या करता है, वो जंप करता है. जंप जब यहाँ से करता है, जो बीच का स्पेस है, तो जंप करता है. उसकी जो माँ है उसका टेक्निक ये था
कि वो इसे ला के खाना नहीं दे दे, इतना गैप रखे ताकि वो जब जंप करे तो वो गिरने लगे, और जब वो गिरने लगेगा तो क्या करेगा, जाहिर सी बात है अपने पंख को वो फड़फड़ाएगा, पंख को फड़फड़ाएगा तो उड़ने लगेगा, क्योंकि वो बर्ड है तो वो जरूर उड़ेगा। तो ये उनका टेक्निक था उसकी माँ का। तो वहां पर आके जैसे वो जंप करता है वो पीछे हट जाती है और वो गिरने लगता है। जैसे वो गिरता है अपने पंख को वो फड़फड़ाता है, फाइनली वो उड़ जाता है। और उड़ने के बाद वो बहुत खुश होता है, इतना खुश होता है कि वो फिर जाकर समुद्र के बीचों बीच पानी के पास जाके वहां पर रुक जाता है और वो देखता है कि वो नहीं गिर रहा है। फिर वहां पर फिश को कैच करने की प्रैक्टिस करता है। तो इस प्रकार वो अपना फर्स्ट फ्लाइट को पूरा कर लेता है। तो स्टोरी में बस यही है और कुछ नहीं है। सेकंड वाला जो स्टोरी है दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन। ये बिल्कुल अलग कहानी है। एरोप्लेन जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, एक पायलट है जो अपनी स्टोरी को बताता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके बारे में हम जान लेते हैं। वी आर डूइंग द सेकंड पार्ट दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन। हाँ, उसके प्लेन का नाम है डकोटा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। डकोटा, DAKOTA। इस प्लेन को, डकोटा नाम के प्लेन को वो उड़ा रहा है, जो कि एक पुराना प्लेन है, उड़ा रहा है ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और वो फ्रांस के ऊपर से होता हुआ जा रहा है, फ्रांस के ऊपर से होता हुआ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड। अभी वो इंग्लैंड पहुंचा नहीं है, बस वो रास्ते में ही है। तो जब वो जा रहा है तो अपने कंट्रोल रूम से वो पूछता है, पेरिस कंट्रोल रूम। आपको पता ही है जो फ्लाइट्स वगैरह होती हैं उनमें पायलट होते हैं, वो बात करते रहते हैं कंट्रोल रूम से, कैसे कि वो सही रास्ते पे है या नहीं, कौन से डिग्री पे होना चाहिए, आगे कुछ खतरा है या नहीं, तो रिपोर्ट्स लेते रहते हैं। तो पेरिस कंट्रोल रूम से पूछता है कि DS088, अपने जहाज का नाम बताता है DS088, और पूछता है कि कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। तो कंट्रोल रूम से उसे आवाज आती है, रिप्लाई आती है दैट यू शुड टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट। तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उससे 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाओ, क्योंकि वही तुम्हारा सही रास्ता है। तो अब वो उड़ रहा है, रात का वक्त है, और वो रास्ते में सोच रहा है कि सुबह का नाश्ता तो मैं इंग्लैंड में ही करूंगा, क्योंकि वहां पर उसका वहां पर वो जाके अपने काम से रिलीफ पाएगा। और वो इमेजिन कर रहा है एक अच्छा खासा हॉलिडे अपने घर में। और वो क्या इमेजिन कर रहा है कि वो सुबह सुबह का नाश्ता, इंग्लिश ब्रेकफास्ट। इंग्लिश ब्रेकफास्ट मतलब जैसे इंडिया में कोई आएगा तो क्या बोलेगा? इंडियन ब्रेकफास्ट। वैसे इंग्लैंड जाएगा तो उसे कहेंगे इंग्लिश ब्रेकफास्ट। इंग्लिश ब्रेकफास्ट वो करना चाहता है, तो वो अब कैसे भी करके घर जाना चाहता है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। वो भी बोलता है जैसे पेरिस को वो क्रॉस करता है तो वो 150 किलोमीटर आगे पीछे, 150 किलोमीटर आगे ही बढ़ता है, तब तक वो क्या देखता है कि उसके सामने घने काले बादल है। और वो बादल ऐसे हैं कि जैसे लग रहा है मानो कि ब्लैक माउंटेन्स है, काले पहाड़ जैसे, पहाड़ नुमा बादल। आई नो आई कुड नॉट फ्लाई एंड ओवर देम एंड वुड नॉट हैव एनफ फ्यूल। हाँ, अब वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरे पास उतना ज्यादा फ्यूल नहीं है कि मैं इस पूरे के पूरे क्लाउड को पार करके दूसरे डायरेक्शन में जाऊं, ठीक है। और वो वापस भी नहीं जाना चाहता, क्यों? क्योंकि उसे अब घर जाना है। अगर वो वापस जाएगा तो फिर उसे वहीं रुकना पड़ेगा, फिर बाद में पता नहीं फिर कब हो जाए। तो अब वो सोच रहा है मुझे घर जाना, तो वो क्या करता है, रिस्क उठाता है और उस तूफानी बादलों के बीच में अपने प्लेन को सीधा घुसा देता है। घुसा तो देता है प्लेन को, लेकिन उसके साथ उसे बहुत तकलीफ होती है। होता क्या है, उसके आपको पता ही है कि एक छोटी सी बर्ड भी अगर प्लेन के सामने लग जाए ना तो प्लेन क्रैश हो सकता है। ये तो पूरा का पूरा तूफान है, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा खतरा होगा। तो वो चला जाता है अंदर, जाने के बाद उसे सब कुछ ब्लैक दिखता है। ही सेज दैट एवरीथिंग वाज ब्लैक एंड हिज कंपास स्टॉप्स टू वर्क। कंपास, उसका जो कंपास जो रेडार रहता है बताता है, वो बंद हो जाता है, डेड हो जाता है। और यहाँ तक कि कंट्रोल रूम से वो बात करना चाहता है तो कंट्रोल रूम से भी कोई जवाब नहीं आता। मतलब सारे सिग्नल्स टूट जाते हैं और सारे इक्विपमेंट जो उसके जहाज में लगे रहते हैं सारे बंद हो जाते हैं। अब इसे लगता है कि ये मर जाएगा, लेकिन तब तक एक चमत्कार होता है। आप इस फोटो में देख सकते हैं, इसे लग रहा है कि यहाँ से एक प्लेन आ रहा है, ये प्लेन आ रहा है। उसे देखता है, वो देखता है कि काले बादलों के बीच एक प्लेन आ रहा है। वो प्लेन के अंदर का पायलट इसके ओर ऐसे वेव कर रहा है, हाथ ऐसे हिला रहा है। इसे ऐसा लग रहा है मानो कि वो इसे गाइड कर रहा है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा रास्ता किधर है। तो वो क्या करता है, अच्छे बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे चला जाता है। हाफ एन आवर तक प्लेन उड़ाने के बाद वो क्या देखता है कि अब उसके पास फ्यूल ही नहीं है और 5 या 10 मिनट ही वो फ्यूल उसके पास है उड़ने भर। अब उसे लगता है अब तो बहुत खतरा है, अब तो मर जाएंगे। लेकिन तभी क्या होता है, पहले तो वो बहुत थैंकफुल रहता है कि जो एरोप्लेन उसके पास आया उड़ाने के लिए, जो उसे गाइड कर रहा है।
लेकिन फिर वो क्या देखता है कि उसके पास फ्यूल तो नहीं है। फ्यूल नहीं है तो वो बहुत डर जाता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। वो जो धुआं है, काला धुआं बादल है, उसके सामने क्या दिखता है? 2 लंबे स्ट्रेट लाइन दिखते हैं लाइट्स के। ऐसे ऐसे लाइट लगा हुआ है। ऐसे ऐसे लाइट कहाँ लगा रहता है? ये रनवे है, ये एयरपोर्ट वो पहुंच चुका है, तो वो एयरपोर्ट की लाइट उसे नजर आती है। तो मतलब अब वो बहुत खुश हो जाता है कि अब तो मैं बच गया, एयरपोर्ट आ गया, अब उसे लैंड करना है। तो लैंड तो वो कर देता है, पर लैंड करने के बाद वो देखता है कि वो प्लेन जिसने उसे गाइड किया वो तो कहीं है ही नहीं, कहीं नजर ही नहीं आ रहा। तो उसके अंदर भी उत्सुकता रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है कि वो कौन है भाई, इतना अच्छा इंसान जो जिसने मुझे हेल्प किया, और वो उसे थैंक यू भी बोलना चाहता है, पर उसे वो दिखता नहीं है। तो वो क्या करता है, अपने कंट्रोल रूम जाता है, वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है लड़की, उससे वो पूछता है कि आखिर मेरे साथ कौन सा प्लेन उड़ रहा था, मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए। तो वो लड़की सरप्राइजिंगली बोलती है, कौन सा प्लेन उड़ रहा है, यहाँ पे कोई कोई प्लेन नहीं उड़ रहा है, आपका प्लेन ही आज के फ्लाइट के शेड्यूल में सिर्फ एकमात्र प्लेन था। ये सुन के वो और आश्चर्य हो जाता है कि जब ये बता रही है कोई प्लेन था ही नहीं, तब मेरे हेल्प किसने किया, आधे घंटे तक मुझे गाइड किसने किया। अब उसका और दिमाग घूमने लगता है, बट फाइनली ही इज सेफ, उसकी लाइफ बच जाती है, एंड ही इज वेरी थैंकफुल टू दैट पर्सन हु एवर गाइडेड हिम टू डू द सेफ लैंडिंग। अब ये एक डाउट के साथ ही ये स्टोरी खत्म हो जाती है। इसके 2 रीजन हो सकते हैं। ये एक रीजन ये हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे कि मौसम बहुत खराब हो, तो रेडार में वो प्लेन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया हो, तो उस लड़की ने बताया कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जब हम बहुत मुसीबत में होते हैं तब कुछ ऐसा हमारे साथ होता है जो कि हमारे माइंड में हो रहा होता है, लेकिन हमें लगता है रियल हो रहा है, क्योंकि उसके पास तो अब जीने की कोई होप थी ही नहीं, सारे उसकी होप खत्म हो गई थी। तभी उसे लगता है कोई उसे गाइड कर रहा है। तो ये एक मन की बात भी हो सकती है, लेकिन फाइनली वो बच गया। सो दिस इज द स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। सो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, और कमेंट में लिख के बताएं आपको और कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे पढ़ें और समझें। और इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी लिटरेचर रिलेटेड हो, ग्रामर हो, स्पोकन हो, या फिर एग्जाम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट हो, ये सब पाने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।